इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में, जो कि सेक्शन 9 में दिया है हिंदू मैरिज एक्ट के। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं 2021 और 2022 के अंदर, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स होता क्या है। अब सपोज करिए एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, इन दोनों की शादी हुई है, तो इन दोनों का एक दूसरे के प्रति एक मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन होगा, डेफिनेट सी बात है। बट इन केस ऐसा होता है कि वाइफ कहती है कि देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती हूँ अब, और विदाउट एनी रीजनेबल कॉज इसको छोड़ के यहाँ पे ये चली जाती है, तो वे हस्बैंड तो दुखी हो जाएगा। बट इस हस्बैंड के पास क्या कोई आपकी रेमेडी है कि वो उसको अप्लाई कर सकता है, यूज कर सकता है? तो उसका जवाब है हाँ, वो यूज कर सकता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स को, जो सेक्शन 9 में दिया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के। और उसके अंदर ये दिया है कि कभी भी कोई भी हस्बैंड या वाइफ दोनों के पास रेमेडी होती है, अगर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉ कर देता है फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, मतलब उसको छोड़ के चला जाता है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जो पार्टी ऐसी है जिसके साथ गलत हुआ है, वो पिटीशन के जरिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। जिसका मतलब ये होगा कि जो वाइफ है यहाँ पे हमारे एग्जांपल में, उसको कोर्ट कहेगा कि भाई देखो, यहाँ पर आप बिना किसी रीजनेबल उस ग्राउंड के, बिना किसी मतलब के आप सोसाइटी से विड्रॉ कर गए हो, अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन को पूरी करो और अपने हस्बैंड के पास वापस आओ। और अगर यहाँ पे जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड है कि जो जो बातें लिखी गई हैं, स्टेटमेंट दिए हैं पिटीशन के अंदर, वो अगर सत्य है और कोई भी ऐसा लेजिटिमेट लीगल ग्राउंड नहीं है कि क्यों नहीं हमें ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट यहाँ पे करनी चाहिए या फिर क्यों नहीं हमें इसको ग्रांट करना चाहिए, तो कोर्ट यहाँ पे डिक्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का यहाँ पे ऑर्डर पास कर देगा। अगर हम लोग बात करते हैं लीगल ग्राउंड्स की, तो हो सकता है कि जो मैरिज थी वो आपकी वैलिड नहीं थी, या फिर मान लो ऐसा हो कि दोनों एक दूसरे के साथ बीच बीच में रह रहे हो, तो फिर वहां पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे फर्दर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो आपका पूरा ये आपका सेक्शन 9 है, इसको आप एक सेविंग क्लॉज या सेक्शन की तरह समझ लो कि मैरिज को यहाँ पे बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो पूरा आपका रेमेडी था, ये आपका हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में अवेलेबल पर्सनल उसमें नहीं था, ये आपका इंग्लिश लॉ से आया था और लेटर इसको इम्प्लीमेंट करा गया था प्रिवी काउंसिल के द्वारा इंडिया के अंदर। और फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ मोंशी बलजूर वर्सेस शामुनिसन बेगम, इस केस में से पहले यहाँ पे कोर्ट ने इस रेमेडी को अप्लाई करा था। और उसके बाद से जो ये पूरी चीज रेमेडी है, ये इंग्लैंड से भी रिमूव हो चुकी है इन 1970 ऑल्सो, बट यहाँ पे इंडिया में भी ये रेमेडी यहाँ पे अवेलेबल है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर और बाकी एक्ट्स के अंदर भी। अब फिर अगर हम लोग दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि क्या 3 इंपॉर्टेंट रिक्विजिट्स होते हैं। पहला, दोनों स्पाउसेस एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे होने चाहिए। दूसरा, जो विड्रॉल है एक पार्टी का, वो होना चाहिए विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड। और तीसरा, जो अग्रीव पार्टी है उसको अप्लाई करना चाहिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि डील करते हैं इसी सेम प्रिंसिपल के साथ अंडर वेरियस पर्सनल लॉज, बिकॉज ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका सेक्शन 9 हो गया हिंदू मैरिज एक्ट का। दूसरा आपका सेक्शन 32 या फिर 33 है इंडियन डाइवोर्स एक्ट का। तीसरा है सेक्शन 36 पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट का। और अगला है सेक्शन 22 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, जहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर बात होती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में, जो कि आपकी अप्लाई करेगी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के केस के अंदर। तो ये आप समझ लो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर जो ये चैलेंज हुआ था प्रोविजन, ठीक है, वो चैलेंज हुआ था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर इन द केस ऑफ टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया। और यहाँ पे जस्टिस चौधरी ने बोला था, ये लाइन याद रखिएगा, इसी पे से क्वेश्चन आते हैं, कि जो सेक्शन 9 है वो सैवेज है और एक बार्बरस रेमेडी है, और वो वायलेट करता है राइट टू प्राइवेसी को और ह्यूमन डिग्निटी को, जो कि गारंटीड है बाय आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो अगला केस था, ये भी हाई कोर्ट का ही था, दिल्ली हाई कोर्ट का केस था। ये था आपका हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर कौर का। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो लेजिस्लेचर है उसने क्रिएट करा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को एज अ एडिशनल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, कि मतलब अगर ये चीज यहाँ पे आई है, डिक्री यहाँ पे डाली गई है, पिटीशन इस का कुछ हुआ है, तो फिर ये एक एडिशनल ग्राउंड की तरह सर्व करेगा डिवोर्स के लिए। फिर इन द केस ऑफ सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली ये मामला आया। इन दोनों हाई कोर्ट्स का जो जजमेंट था वो कन्फ्लिक्टिंग था, अल्टीमेटली यहाँ पे आया। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ साइड करा और अपहेल्ड करा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 को ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, और ओवर रूल कर दिया यहाँ पे ये टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया वाले जजमेंट को, जो कि आपका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का था। कोर्ट ने बोला कि जो लेजिस्लेचर है
अगर उसको अबॉलिश करनी होती रेमेडी रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स को, तो वो कर देता। और यहाँ पे ये कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाके इसे स्ट्राइक डाउन करे इस ग्राउंड को, बिकॉज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्वियसली। उनके ओपिनियन में जो सेक्शन 9 है वो परफेक्टली वैलिड है। और कोर्ट ने फर्दर ये ऑब्जर्व करा कि जो ऑब्जेक्ट है ना इस सेक्शन का, वो है इन ऑर्डर टू ब्रिंग कोहैबिटेशन, मतलब दोनों जो पार्टीज हैं जो कि अलग अलग रह रही हैं, अलग अलग एस्ट्रेंज पार्टीज, उनको वापस लाना है ताकि वो साथ रहना शुरू कर दें अपने प्रिवेसी ऑफ होम के अंदर, और अपनी मैरिड लाइफ को बेसिकली इंटैक्ट रखा जाए। और यहाँ पे इन दोनों चीजों का, प्रिवेसी ऑफ होम और मैरिड लाइफ का, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 14 में यहाँ पे कोई इसका लेना देना नहीं है, ये कोर्ट ने बोला। अब चलिए देख लेते हैं कौन से केस लॉज इस पूरे के पूरे आपके टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। श्रुति कौशल भिष्ट वर्सेस कौशल आर भिष्ट, ये जो आपका केस है, ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से डील करने वाला एक केस है। इसके अंदर एक बात कही गई थी वो हम लोग देखेंगे, और इसके अंदर जो बेंच थी वो थी जस्टिस रामा सुब्रमण्यम की। ठीक है, इस केस को समझने के लिए पहले हमें सेक्शन 21A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए ये जो एक्ट, ये जो आपका सेक्शन है, इसका सेक्शन 1 ये बोलता है कि मान लो एक केस फाइल हुआ, जो कि फाइल हुआ सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 13 के अंदर फॉर डिवोर्स या फिर जुडिशियल सेपरेशन के लिए, और फिर मान लो एक और केस फाइल होता है सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 13 के अंदर फॉर द सेम 2 रीजंस। तो यहाँ पर अगर या तो वो सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुआ है तो दोनों केसेस को साथ में सुना जाएगा, लेकिन अगर मान लो वो दोनों, मान लो एक जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए में सुना गया और ये पहले फाइल हुआ था, और दूसरा वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बी में हुआ था फाइल और ये बाद में फाइल हुआ था, तो कोर्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बी से उठाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए के अंदर केस को ट्रांसफर कर देगी और यहाँ पे साथ में दोनों को सुना जाएगा। ये बेसिकली 21A में कहा गया। अब इस केस के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो कि यहाँ पे वाइफ है, उसने जो पिटीशन यहाँ पे फाइल करी थी, सेकंड वाली जो पिटीशन फाइल करी थी, वो थी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, ना कि यहाँ पे सेक्शन 10 या फिर 13 में उसने फाइल करा डिवोर्स या फिर जुडिशियल सेपरेशन के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो कि वो रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल करती है 21A क्लॉज 2B की, जिसमें कि लिखा हुआ है कि अगर इन दोनों में से कोई एक होगा तभी ये चीज ट्रांसफर होगी, जो कि वो रिक्वायरमेंट ट्रांसफर नहीं यहाँ पे बेसिकली वो सेटिस्फाई करता है। इसीलिए यहाँ पर जो पिटीशन है कि हस्बैंड ने केस पहले फाइल करा था तो इसलिए उसको जो है केस को यहाँ पे फाइल होना चाहिए पुणे के अंदर, उसको कोर्ट ने कहा कि ये चीज गलत है। ये जो केस है ये दिल्ली के अंदर ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे वाइफ रहती है, प्लस वाइफ के पास भाई देखो मेंटेनेंस है नहीं, उसके पास पैसा है नहीं, तो वो वहां पे पुणे जाकर नहीं यहाँ पे कर पाएगी, केस को लड़ पाएगी। और पुणे में माइंडेड सबसे पहले पिटीशन फाइल हुई थी डिवोर्स की, और उसके बाद दिल्ली के अंदर वाइफ ने ट्रांसफर पिटीशन फाइल करी और सब्सिक्वेंटली फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की पिटीशन फाइल करी। और इसके अंदर आपका सेक्शन मैंने आपको बता दिया 21A क्लॉज 2B डील करता है, सेक्शन 9 ये डील करता है। और इसके अंदर जो आपका केस डील हुआ था वो था गुड़ा विलायलक्ष्मी वर्सेस गुड़ा रामाचार्य सखेरा शास्त्री का, यहाँ पे 1981 का ये केस था। अब चलिए देख लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या है, केस में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि हेल्ड क्या हुआ था। अब देखिए केस के अंदर हुआ क्या था कि जो दोनों पार्टीज थी उनकी शादी हुई थी नवंबर 2015 में, और दोनों बेसिकली अलग अलग वो लोग हो गए थे जनवरी 2019 तक। इसके बाद जो वाइफ थी, ठीक है, उसने यहाँ पे एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल करी जुलाई के अंदर, और उसके पहले जो हस्बैंड था उसने एक पिटीशन फाइल करी थी डिवोर्स के लिए इन पुणे में पहली डिवीजन यहाँ पे पिटीशन फाइल हुई, और जो दूसरी पिटीशन थी ट्रांसफर करने के लिए केस को, वो फाइल हुई आपकी दिल्ली के अंदर, ठीक है। और उसके साथ में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का एक पिटीशन सेक्शन 9 के अंदर भी वाइफ ने फाइल कर दिया। अब इसके बाद जो इशू था वो यही था, जैसे कि मैंने बताया 21(2)B के अंदर क्या यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री भी यहाँ पे ट्रांसफर क्या हो सकती है। वाइफ ने यहाँ पे कंटेंट ये करा कि जो कि यहाँ पे जो ग्राउंड है, यहाँ पर मेरे पास कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स है नहीं इनकम का, और जो कि यहाँ पे हस्बैंड वो उसको मेंटेनेंस तक नहीं पे कर रहा है, उसके पास कोई इनकम नहीं है, तो उसको यहाँ पे एंटाइटल्ड है कि वो डिवोर्स पिटीशन को दिल्ली के अंदर उसको सुना जाए, क्योंकि जो डिवोर्स यहाँ पे फाइल करी गई है यहाँ पे हस्बैंड द्वारा, वो बेसिकली यहाँ पे पुणे में उसने डाला, बट उसको ट्रांसफर होकर दिल्ली में आना चाहिए और उसको एक साथ सुना जाना चाहिए फॉर द पिटीशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जो कि वाइफ ने फाइल करा है। दूसरा, हस्बैंड ने आर्ग्यू करा कि जो उसने पिटीशन फाइल करी है वो उसने पहले फाइल करी है एज पर 21A यहाँ पे, जो कि उसने पहले फाइल करी है, तो कि उसको यहाँ पर बेसिकली बेनिफिट मिलना चाहिए और उसका केस ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पे बेसिकली दिल्ली से पुणे यहाँ पे केस को आना चाहिए। और जो हस्बैंड है उसने ये भी ऑफर करा कि मैं बीवी का पूरा जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस है वो अपना उठाऊंगा। फर्दर हस्बैंड ने ये भी कहा कि उसके जो फादर हैं उनको थोड़ा सा शीजर्स, अस्थमा वगैरह
का प्रॉब्लम है और जो मदर है उनकी भी यहाँ पे सर्जरी बायोप्सी वगैरह हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो अपने एजेड पेरेंट्स को लीव करके दिल्ली में आए। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या जजमेंट में हेल्ड करा उसको डिटेल में समझ लेते हैं। कोर्ट ने बोला कि जो कंटेंशन है यहाँ पर 21(2)(b के अंदर, 21(a)(2)(b के अंदर, उसके अंदर जो पिटीशन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइल हुआ है उसको ट्रांसफर करा जाना चाहिए टू द प्लेस जहां पे प्रायर ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पिटीशन है उसको ट्रांसफर करा जाए। ये थोड़ा सा एक मिसकंसीव्ड चीज है। यहाँ पे कोर्ट ने एक्सप्लेन करा कि जो सबसेक्शन 1 है 21A का, वो डील करते हैं सिचुएशन के साथ जहां पे सेक्शन 13 के अंदर डिग्री ऑफ डिवोर्स या फिर सेक्शन 10 के अंदर जुडिशियल सेपरेशन के लिए अगर मान लो फाइल होता है, तो जिस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिसडिक्शन है, ठीक है, और फिर इसके बाद दूसरी कोर्ट के अंदर भी सेम चीज फाइल होती है जिसका यहाँ पे जुरिसडिक्शन है, और अगर डिफरेंट यहाँ पे कोर्ट्स या फिर वो चीजें हैं, तो फिर जिस कोर्ट में यहाँ पर पहले फाइल हुआ था वहां पे केस यहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए। बट प्रेजेंट केस के अंदर कोर्ट ने नोटिस करा कि जो पिटीशन फॉर डिवोर्स है वो यहाँ पे बेसिकली फिट नहीं आएगा पूरा उसके अंदर जो आपका दिया हुआ है पूरी चीज है क्लॉज ए के अंदर बात, बिकॉज जो वाइफ है उसने लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पर सेक्शन 9 के अंदर ही पिटीशन फाइल करी थी और ना कि उसने सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 13 के अंदर फाइल करी थी। बिकॉज यहाँ पे माइंडेड दो केसेस होने चाहिए, एक होना चाहिए सेक्शन 10 के अंदर पहला या फिर सेक्शन 13 के अंदर पहला केस, और फिर एक और केस होना चाहिए सेक्शन 10 और सेक्शन 13 के अंदर दूसरा, तभी ये चीज ट्रांसफर होगी। अगर सेक्शन 9 के अंदर कराए तो फिर यहाँ पे एसेंशियल मिसिंग है, तो वो चीज नहीं हो सकती। हेंस कोर्ट ने हेल्ड करा कि जो वाइफ की पिटीशन है जो कि वो मान लो तब भी सब्सिक्वेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे है, वो फॉल नहीं करेगी अंडर सबसेक्शन आपका क्लॉज बी ऑफ 1 ऑफ सेक्शन 21A, और एज अ कॉन्सिक्वेंस सबसेक्शन 1 ऑफ 21A यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा ऑन द केस इन हैंड, और जो प्री कंडीशंस हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होते। फर्दर कोर्ट ने जो बेसिकली हस्बैंड ने कहा था ना कि मैं ट्रैवल एक्सपेंसेस यहाँ पे बाइट के मीट करूंगा, तो कोर्ट ने कहा कि वो 1000 किलोमीटर यहाँ पे चल के आएगी तुम्हारा वो केस के चक्कर में, और जब ये कंटेंशन यहाँ पे अगर दे रही है वाइफ कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और जो उसका मेंटेनेंस उसको यहाँ पे मिल भी नहीं रही है, उसको आपने सीसी डिस्प्यूट तो करा नहीं है, तो जो ऑफर आपने बेसिकली हस्बैंड ने वो दिया गया है वो कोर्ट को कन्विंस नहीं करता है किसी भी उसमें। तो हेंस कोर्ट ने डायरेक्ट करा कि जो डिवोर्स पिटीशन है वो फैमिली कोर्ट पुणे में ही यहाँ पे है, जो यहाँ पे चीज वो यहाँ पे सीधे सीधे दिल्ली जाके यहाँ पे सुनी जाएगी, ट्रांसफर यहाँ पे होनी चाहिए सीधे सीधे। और फर्दर ये डायरेक्ट करा कि जो वाइफ की पिटीशन है सेक्शन 9 के अंदर उन दोनों को साथ में सुना जाए, दिल्ली के अंदर ही, पुणे के अंदर कोई भी केस नहीं सुना जाएगा, दिल्ली के अंदर सुना जाएगा। अमृता बेन हिमांशु कुमार शाह वर्सेस हिमांशु कुमार शाह, ये जो आपका केस है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का है, और यहाँ पर जो बेंच थी वो थी जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की। यहाँ पे केस जो था वो डील करा था ट्रांसफर पिटीशन से सेक्शन 9 के अंदर। एक यहाँ पे ट्रांसफर पिटीशन थी सेक्शन 9 के अंदर। हुआ क्या था कि पालमपुर एक शहर है गुजरात में, वहां पे पिटीशन फाइल करी गई और फिर कहा गया कि उस पिटीशन को मुंबई में ट्रांसफर करा जाए। इस चीज को कोर्ट ने रिजेक्ट करा, लेकिन फिर बाद में जब दोबारा एक पिटीशन फाइल करी गई यहाँ पे ये कहते हुए कि यहाँ पे नया मामला, कुछ नए सर्कमस्टांसेस सामने आए हैं, तो कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि ये जो नया पिटीशन है ये इसलिए हम रिजेक्ट नहीं कर देंगे बिकॉज एक यहाँ पे प्रायर पिटीशन एक रेस जुडिकाटा की तरह वर्क करेगी। पर कोर्ट ने ये जरूर बोला कि जो कि यहाँ पे जो पूरा रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का पूरा ये जो केस है वो अपने एकदम फाइनल स्टेज पे चल रहा है, बिल्कुल मतलब यहाँ पे अब केस खत्म ही होने वाला है। तो अगर हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रोसीडिंग्स में एकदम डिरेल करने का या फिर उसको खत्म करने का, उसको नुकसान पहुंचाने का यहाँ पे खतरा है। तो इसलिए हम लोग एक्सट्रीमली यहाँ पे रिलक्टेंट है ट्रांसफर करने के लिए पिटीशन को, बट वो एज अ रेस जुडिकाटा तो अप्लाई नहीं करेगा। जो यहाँ पे स्टेट्यूट है आपका सेक्शन 9 है आपका ऑब्वियसली हिंदू मैरिज एक्ट का। आप समझ लेते हैं कि इस केस के अंदर जो आपके फैक्ट्स वगैरह थे वो क्या है। यहाँ पे जो पिटिशनर थे और जो रिस्पॉन्डेंट था उनकी शादी हुई, उसके बाद 2 बच्चे भी हुए। फिर यहाँ पे डिस्प्यूट आया तो रिस्पॉन्डेंट ने यहाँ पर एक पिटीशन फाइल करी फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स अंडर यहाँ पे पालमपुर गुजरात के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे फर्दर एक पिटीशनर यहाँ पे फाइल करेगी पिटीशनर के द्वारा, जिसने ये कहा कि ये जो आपकी पिटीशन है जो कि आपका यहाँ पे पालमपुर में है उसको भाई मुंबई में ट्रांसफर कर दो। पर इस चीज को कोर्ट ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो पिटिशनर है वो आपकी वाइफ है और जो आपका रिस्पॉन्डेंट है वो आपका यहाँ पे हस्बैंड। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर 3 साल बाद जो है जब यहाँ पे हो चुका था ये चीज रिजेक्ट ट्रांसफर पिटीशन, दोबारा इस चीज को कहा गया कि भाई केस को ट्रांसफर करा गया। यहाँ वाइफ ने दोबारा कहा
और ये कहा कि जो कि यहाँ पे सर्कमस्टांसेस में काफी चेंजेस है, यहाँ पे दोबारा से फ्रेश लुक लेने की जरूरत है केस के ऊपर। जो इशू कोर्ट के सामने वो ये था कि जो पिटीशन है यहाँ पे ट्रांसफर करी जानी चाहिए कि नहीं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट की, जो कि अपने फाइनल स्टेज ऑफ जजमेंट पे आ चुका है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे जो पिटीशन थी जो कि यहाँ पे वो पहले रिजेक्ट हो चुकी है, क्या यहाँ पे सेकंड जो पिटीशन है उसको यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, क्या वो रहनी चाहिए, या फिर रेज़ जुडिकाटा के तौर पे पहला जो आपका जो यहाँ पे रिजेक्शन था वो अप्लाई करेगा। पिटिशनर ने कहा कि जो कि मेरी मदर की मौत हो चुकी है यहाँ पर, उसने बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनली वीक छोड़ रखा है, अब मैं अपनी बेटियों को छोड़ के यहाँ पर बेसिकली मुंबई नहीं आ सकती कि मैं यहाँ पे पालमपुर आ जाऊँ, यहाँ पे हियरिंग्स में अटेंड करूँ, मुंबई में रहती हूँ। पिटिशनर ने फर्दर ये बोला कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फाइल करी गई थी उसमें उसने कहा था कि उसको एक्सपेंडिचर यहाँ पे प्रोवाइड करा जाए हस्बैंड के द्वारा, पर उसको भी डिसमिस कर दिया गया कि वो कैसे पालमपुर में ट्रैवल करेगी। फर्दर उसने ये भी कंटेंट करा कि जो फैमिली कोर्ट थी पालमपुर की, उसके लिए यहाँ पे काफी डिफिकल्ट हो चुका था कि वो अपना केस डिफेंड कर पाए, बिकॉज हर महीने मतलब 2 या 3 बार यहाँ पे ऐसा हो चुका था कि उसके ऊपर पेनल्टीज लग चुकी थी, या फिर जो उसने रिक्वेस्ट करी थी एडजमेंट की वो भी बेसिकली नहीं उसकी मानी गई, और फिर जो उसका लीगल एड यहाँ पे लॉयर दिया गया था वो भी बेसिकली अपनी अटेंड नहीं कर पाया था हियरिंग, तो उसकी वजह से उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करी गई थी। रिस्पोंडेंट का क्या आर्गुमेंट था, हस्बैंड का क्या आर्गुमेंट था? हस्बैंड ने बोला अपने काउंटर एफिडेविट में कि जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स की यहाँ पे बेसिकली आपकी प्रोसीडिंग्स है वो अपने एकदम जजमेंट स्टेज पे पहुंच चुकी है, और जो कि यहाँ पे एक बार ट्रांसफर पिटीशन रिजेक्ट की जा चुकी है तो दोबारा यहाँ पे मेंटेन नहीं होनी चाहिए सेकंड पिटीशन। ठीक है, अब जजमेंट यहाँ पे कोर्ट ने क्या दिया? जजमेंट यहाँ पे कोर्ट ने ये दिया कि जो प्रेजेंट पिटीशन है वो हम लोग ये तो नहीं कह सकते सोनली ऑन द ग्राउंड कि जो अर्लियर पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई तो हम लोग यहाँ पे जो अगली पिटीशन है उसको रिजेक्ट कर दे। बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को कि जो चेंज ऑफ सर्कमस्टांस है वो सस्पिशियस मतलब सफिशिएंट ग्राउंड उसको देता है कोर्ट को कि वो यहाँ पर ट्रांसफर पिटीशन को एक्सेप्ट करे। पर कोर्ट ने कहा कि ये जो चीज़ है वो पिटिशनर नहीं सक्सेसफुली यहाँ पे स्थापित कर पाई है, पर यहाँ पे उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए। उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर है वो अपनी एप्लीकेशन को मूव कर सकती है और जो उसका एविडेंस है वो फैमिली कोर्ट के सामने वो मतलब अपना रीओपन कर सकती है। फर्दर उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन है वो अलाउ किया जाएगा फाइल करना अगर ऑनलाइन फैसिलिटी इस तरीके से अवेलेबल है, यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। एल्स उसको परमिट किया जाता है कि वो थ्रू काउंसिल बिना पिटिशनर के मतलब जो वो वाइफ है वो बिना वहां पे फिजिकली प्रेजेंट हुए केवल अपने वकील के थ्रू वहां पे अपना करे केस को। और सारे ओकेजन्स के अंदर जहां भी मान लो डेट मिलती है वो उसको मान लो क्रॉस एग्जामिन होना है तो पिटिशनर यहाँ पे फैमिली कोर्ट अगर वहां पे उसको परमिट करती है तो वो रिप्रेजेंट हो सकती है काउंसिल के थ्रू विदाउट हर बीइंग प्रेजेंट। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवेलेबल है तो पिटिशनर यहाँ पे उसका भी फायदा ले सकती है। फर्दर कोर्ट ने कहा कि वो एक लेनियन व्यू यहाँ पे ले रही है ऑन द सेट एप्लीकेशन, और जो एविडेंस है उसके साइड के ऊपर मतलब फैमिली कोर्ट को कहा गया कि उसको लीनियर व्यू लेना चाहिए, और जो एविडेंस है उसके साइड था उसको रिस्टोर किया गया। देयर आफ्टर जो केस था उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पोस्ट कर दिया गया ऑफ द पिटिशनर। फर्दर उन्होंने कहा कि फैसिलिटीज जो है क्रॉस एग्जामिनेशन पिटिशनर के लिए वो जो काउंसिल है हस्बैंड रिस्पोंडेंट वो एक यहाँ पे डेट बेसिकली देगा, जो डेट फिक्स होगी यहाँ पर पिटिशनर वहां पे अपेयर होगी फैमिली कोर्ट के सामने, हस्बैंड को यहाँ पे एक बहुत ही फर्म डेट देनी है। फर्दर बोला कि जो रिस्पोंडेंट है उसको इंश्योर करना है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है वो कैरी आउट होना चाहिए विदाउट एनी फेल बाय द काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट और मतलब रिस्पोंडेंट को। और फर्दर कहा गया कि जो रिक्वेस्ट यहाँ पे एडजर्नमेंट की ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट वो यहाँ पे अलाउ करी जाती है। ठीक है, फर्दर उन्होंने बोला कि हर ओकेजन के अंदर मान लो जहाँ पे फिजिकल यहाँ पे अपेयरेंस की जरूरत है यहाँ पे फैमिली कोर्ट पालमपुर को पिटिशनर के, यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो जो है 10,000 रुपए का सम पिटिशनर को देगा टुवर्ड्स हर एक्सपेंसेस, और अगर रिस्पोंडेंट यहाँ पर फेल करता है ये चीज करने पे हस्बैंड यहाँ पे नहीं दे पाता है तो पिटिशनर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को दोबारा अप्रोच कर सकती है।